आई हैव बीन इनकलकेटेड फॉर यूनानी हियर, मेरे अंदर यूनानी की समूत की वजह आर्ट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं पीजी के एनआईएम में जो आपको इंस्पायर करते हैं। बहुत सारी जो एक तहरीक चली यूनानी में, यूनानी प्रैक्टिस कर पाने की, जो प्रैक्टिकल हम लोग देख पाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में रिसर्च के अलावा, वो सारा जिम्मा सर को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं, सर ने बहुत सारे बहुत ही यूनिक टाइप के रिसर्च है सर के, जो कभी वक्त आएगा तो आपको इंशाल्लाह हम भी उसको शेयर करेंगे आपसे और आप देखेंगे उन चीज़ों को। फिलहाल सर ये बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, अभी तक ये क्लास में नहीं आ पाए हैं और ये करिकुलम है सीसीआईएम की तरफ से, जिसमें 15 दिन का 90 घंटे का एक करिकुलम है, जिसमें इनको यूनानी के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करना है ताकि अगले 5 साल में इनका मिजाज ऐसा बने कि ये अपने पूरे मन से यूनानी में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए सर को दावत दी गई है। इसलिए मैं खैर मकदम करता हूं सर का कि बिजी शेड्यूल के अलावा एक मिसहैप होने के बाद भी सर ने वक्त निकाला। बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप माइक्रोफोन को म्यूट कर लें और बहुत क्लियरली आप सुने। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस लेक्चर से जो आपको दूर तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिला किसी आखिर के सर से गुजारिश करूंगा कि सर अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और भाई मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तो आज की जो गुफ्तगू है वो इन बच्चों से इस बात पर होनी है कि भाई तिब को हम किस तरह से समझने की कोशिश करें, या तिब में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्यों मुतनफ़र होते हैं हम तिब से, हमें तिब के तरीके किस तरह से हम रग़बत पैदा की जाए। तो इसमें मेरे जिम्मे जो आप लोगों ने दो चीज़ लगाई है वो मिजाज और अखलाक को समझाने के लिए कहा गया है। तो मैं जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए हैं, सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ उनके सिलेक्शन पर, और दूसरी उन्हें इस चीज़ के लिए राग़िब करने की कोशिश करूँगा कि वो तिब के तई थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और तिब को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में मेरा जो सबसे पहला जो सजेशन है वो ये है कि जब भी हम कोई भी मजमून कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए नया होता है, और उस नए सब्जेक्ट को जो हमारी बुनियादी मालूमात होती हैं उन बुनियादी मालूमात के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता कि हम उन्हें उन बुनियादी मालूमात की बुनियाद पर समझ सकें। तो जब चीज़ हमारी कोई भी सब्जेक्ट होता है स्टडी का, वो सब्जेक्ट जब हमारे लिए नया होता है तो उसका जितनी भी थ्योरीज होती हैं, उसके जितने भी नज़रियात होते हैं, या उसमें जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट और रिफरेंस होते हैं वो हमारे लिए सब नए होते हैं। तो उन नई चीज़ों को कभी कभी हमें एक्सेप्ट करते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो वो दुश्वारी क्यों होती है? वो दुश्वारी सिर्फ इसलिए होती है कि हम अपनी बैकग्राउंड जो होती है उसे छोड़कर एकदम नई चीज पर आ रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये हर बार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप हाई स्कूल से 8th से 9th में आए होंगे तो उस वक्त वहां बायोलॉजी बदली थी, तो वहां मैथमेटिक्स बदल गया था एकदम। तो जो कुछ नए सब्जेक्ट आपको वहां भी मिले थे, तो इसी तरह से जब आप तिब में आए हैं तो तिब भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो जाहिर है कि इसमें वो तमाम चीज़ें जो बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है या फिजिक्स में पढ़ाई जाती है या केमिस्ट्री में पढ़ाई गई है, आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी, बल्कि इस तिब के कुछ कॉन्टेक्स्ट होंगे जो बिल्कुल नए होंगे। और उनमें सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट होता है, आप लोग जिससे सबसे पहले कन्फ्रंटेड होते हैं, वो उमूर तबिया के नज़रियात। तो सब अब देखो, जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, डाल्टन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह से न्यूटन की थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। तो ये जो थ्योरी आती हैं, ये थ्योरी यूं ही नहीं आती, बल्कि कुछ ना कुछ इनसे सॉल्यूशन दिया जाता है किसी भी बात का। तो ऐसे ही टिब भी एक
ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसफर रहे हैं और उन फिलोसफर्स ने इस पे गौर व खोज किया है। उसके बाद उन्होंने बहुत फिक्र करने के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद तिब्स के कुछ नज़रियात कायम किए हैं और उन नज़रियात को हमें उसी तरह समझना चाहिए जैसे कि उनकी का तकाजा है या जो उनकी स्पिरिट होती है। तो इस सिलसिले में जो मतलब हम लोगों के साथ बदकिस्मती ये होती है कि जब हम लोग क्लास करने जाते हैं तो वहाँ उस क्लास में हमें वो चीज़ें उस तरह से बताई नहीं जाती कि उन्हें जहन कबूल कर ले। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी दुश्वारी नहीं है, बस उसमें सिर्फ एक यही होता है कि जहन को कबूल कराना होता है उस चीज़ को कि नहीं भाई ये ऐसे ही है। तो अब हर चीज़ को जो हम कोशिश करते हैं इस बात की कि वो चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली दिखाई जाए, तो एक्सपेरिमेंटली सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं कि जो मादी होती हैं या जो मैटरस चीज़ें हैं, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली किसी ना किसी तरह से उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैटरस नहीं है। इसीलिए जो है ना, नॉलेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नॉलेज तीन तरह की है। एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज होती है, एक इंटेलिजेंस बेस्ड नॉलेज होती है, और एक जिसे इल्म वही कहा जाता है वो है। तो इस तरह से एक मुशाहिदाती इल्म होता है, और एक अकली इल्म होता है, और एक इल्म वही होता है। तो हमें इल्म वही तक तो हमारी रसाई नहीं हुई है, लेकिन इल्म अकली और इल्म मुशाहिदाती तक हमारी रसाई होती है। तो तिब के जो कुछ मसाइल हैं उनमें इल्म अकली की जरूरत होती है। जैसे तो जहाँ इल्म अकली की जरूरत होती है, यानी जिन्हें हमें अकल से समझना पड़ता है, उन्हें हम टेस्ट ट्यूब में या माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। तो वहां जरूरत होती है कि हम अकल का इस्तेमाल करके उन चीजों को कबूल करें। मिसाल के तौर पे रोशनी, आप मेटीरियल नहीं है, मैटर नहीं है, देख नहीं सकते, लेकिन अकल से इसे समझते हैं कि हाँ रोशनी हो रही है। कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो आप यकीन के साथ कहते हैं कि रोशनी है। तो इस तरह से जो अकली चीज़ें हैं, कहीं अगर धुआं उठता हुआ आप देखते हैं तो आपकी अकल कहती है कि वहां आग लगी है। आग आप देख नहीं रहे, लेकिन वो कौन कौन कह रही है आपको? वो आपकी अकल कह रही है कि धुएं का इतलाक आप किस पे कर रहे हैं? आग के ऊपर, अकली तौर पर। भले ही वो फॉग हो, लेकिन आपको लगेगा कि आग है। तो ये आग का होना कौन बता रही है? ये अकल बता रही है आपको। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का जो आप नतीजा निकालते हैं, वो नतीजा अकल के बेस पर निकालते हैं, अकल उसमें आपकी रहनुमाई करती है। तो ऐसे ही तिब के भी कुछ ये बुनियादी मसाइल जो है, ख़ास तौर पर अरवा का जैसे नज़रिया है, वो तो खाली सतह नहीं अकली है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तिब में ऐसी है कि जो मादे से या मैटरस नहीं है। तो बेटा उन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें, या उन्हें अकली इल्म से हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, वो ये करना है कि आपको अपने मुशाहिदाती इल्म पर अकली इल्म को तरजीह देनी है। यानी जहाँ आप क्या कहते हैं, काट छाट करके अकल से, कॉन्सेप्टाइजेशन के जरिए से आप अकल से काम लें। तो ये अकली चीज़ें जो है तिब की, उन्हें आप जब अकली इल्म का इस्तेमाल करोगे तो कबूल कर पाओगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपको कोई भी नज़रिया हो, कोई भी थ्योरी हो, किसी भी वक्त आई हो, उसका ये देखना रहता है कि ये थ्योरी क्यों आई थी, या कोई मसला क्या था जिसे इस थ्योरी के ज़रिए से हल किया गया है। तो कोई भी थ्योरी ऐसे तो नहीं आती ना हवा में। हर थ्योरी का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई ना कोई रिफरेंस होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसे वो सॉल्व कर रही होती है। तो अगर आप यहाँ
तिब के उसमें देखें तो तिब में आपको तीन तरह के नजरियात मिलेंगे। एक वो है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ हैवानात से है, एक वो है कि जिनका ताल्लुक हैवानात और नबातात से है, एक वो है कि जिनका ताल्लुक तीनों मखलूक़ात से है, यानी हैवानात से भी है, नबातात से भी है और जमादात से भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिस्टिंग्विश करना है कि जो नज़रिया मैं पढ़ रहा हूँ, इस नज़रिए में जो एड्रेस किया गया है चीज़ों को, वो तीनों मखलूक़ात को किया गया है या किसी एक मखलूक को या दो मखलूक़ात को। तो जैसे रूह हैवानी का ताल्लुक सिर्फ हैवानात से है, वो नबातात में नहीं है। तो इस तरह से कुछ नज़रियात, मतलब ये मिसाल देके मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नज़रियात ऐसे हैं कि जो सिर्फ हैवानात पर ही लगते हैं, और कुछ नज़रियात ऐसे हैं कि जो हैवानात में भी सिर्फ इंसानों पर ही लागू होते हैं। जैसे कुव्वत नातिका का मसला है, तो कुव्वत नातिका का जब जिक्र आता है तो उसका ताल्लुक या उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, मौजू होता है, खालिसतन इंसान ही होता है, कोई दूसरी मखलूक उसका मौजूद होती ही नहीं है। तो उससे मुताल्लिक जो भी चीज़ हमें समझनी है वो इंसान के ताल्लुक से समझनी पड़ेगी, ना कि बाकी जानवरों के। लेकिन बाकी कुव्वत जानवरों में भी है। तो कुआ की बाज किस्में ऐसी हो गई कि जो सिर्फ इंसान से, और बाज ऐसी हो गई कि जो तमाम हैवानात से मुताल्लिक होती हैं। तो इसी तरह से ये जो नज़रिया अखलाक है हमारा, या जो अखलाक की थ्योरी है, इसका ताल्लुक भी हायर एनिमल से है, यानी हायर एनिमल को एड्रेस करती है ये थ्योरी। और उनके किस चीज़ को एड्रेस करती है? उनकी इस बात को एड्रेस करती है कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना तो जिस्म से बहुत मुख्तलिफ होता है, तो फिर वो जिस्म में कैसे इस्तेमाल हो जाता है, या जिस्म में जो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं उन मुख्तलिफ ऑर्गन में वो ग़िज़ा कैसे जा कर के इनकॉर्पोरेट होती है, या कैसे जा कर के रिप्लेनिशमेंट देती है, कैसे वो ग्रोथ कराती है। तो असल जो मैटर है यहाँ वो ये है कि वियरिंग एंड टीयरिंग का रिपेयर होना, वियरिंग एंड टीयरिंग और ग्रोथ, तो ये दोनों चीज़ें कौन कर रहा है? ग़िज़ा कर रही है, या जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो करता है। लेकिन न्यूट्रिशन को अगर आप देखें बायोलॉजिकली भी, केमिकली भी, वो बहुत डिफरेंट होता है बॉडीज के कंपोजिशन से। तो यहाँ ये ऑब्वियस एक क्वेश्चन था कि भाई जो चीज़ हम खा रहे हैं वो डिफरेंट है बॉडी से, तो जब बॉडी से वो डिफरेंट है तो वो आखिर कैसे बॉडी को रिप्लेनिशमेंट करती है, या कैसे बॉडी में वो इनकॉर्पोरेट होकर के ग्रोथ करा रही है। तो इस मैटर को इसमें एड्रेस किया गया है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अतिब्बा ने, हमारे जो फिलोसफर थे, उन्होंने एक ये सॉल्यूशन दिया। और ये सॉल्यूशन क्या था? ये सॉल्यूशन ये था कि उन्होंने ये बताया इस अखलाक के थ्योरी में या नज़रिया अखलाक में, उन्होंने ये बताया कि जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, कहते हैं ग्रेजुअली कन्वर्ट होती है एक ऐसे मैटर में जिसे बॉडी यूज कर सके। अब जब वो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जो इस काबिल हुआ कि वो बॉडी में यूज हो सके, तो उस फॉर्म को इन्होंने कहा कि भाई इसे हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या दिया गया? वो नाम दिया गया अखलाक का। यानी ग़िज़ा देखो, फिर आप जब बाकायदा क्लासेस आपकी होंगी तो वहाँ आपको अखलाक में एक चीज़ बताई जाएगी कि ग़िज़ा जिस तरफ अव्वलन मुस्तहील होती है, यानी ग़िज़ा प्राइमरीली जो ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो ग़िज़ा में होता है वो किस तरफ होता है? वो अखलाक की तरफ होता है। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कहाँ है? ये होता है लीवर में। तो इसलिए लीवर को कहा जाता है साइट ऑफ अखलाक फॉर्मेशन। ह्यूमरस फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है। तो लीवर में जो हम चीज़ खाते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लीवर में होता है उसका। ये जो इधर मैदे में और हवा में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ज़्यादा है, और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती ग़िज़ा की, बस एक मॉलिक्यूलर वो आता है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। और वो कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि ये एब्जॉर्ब हो सकते हो। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं
तो एब्जॉर्ब होने के बाद भी ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, एमिनो एसिड ही रहेगा, फैट फैट ही रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि जो लार्जर फैट थी या जो पॉलीपेप्टाइड थे वो एमिनो एसिड में या पेप्टोन में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से जो लार्जर कार्बोहाइड्रेट थे वो कार्बोहाइड्रेट स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि वो आज तो आप कह लो कि सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था या ये नहीं पता था हमारे जो अतिब्बा थे उन्हें कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बारीक रास्ते हैं उरोकेमा सारिका वगैरह यानी मिजेंट्रिक जो वेसिल्स हैं, इन मिजेंट्रिक वेसिल्स के जरिए से ये चीज़ें जाती हैं लीवर में। तो मिजेंट्रिक वेसिल्स से गुजरने के लिए उन्हें इस शक्ल में हो जाना चाहिए कि वो वहाँ से गुजर सके। तो ये जो इस शक्ल में गुजरने वाली जो शक्ल उसकी आई वो कहाँ आती है, वो मेदी और मेवी हजम के बाद आती है। यानी जब गिज़ा मैदे में और अमा में जाती है और वहाँ हजम के मराहिल उसमें लगते हैं, एक रतूबत उसमें शामिल कर दी जाती है, तो उस रतूबत के शमूलियत से और हजम की वजह से, यानी हजम जो है वो टूटने को भी कहा जाता है तिब्ब में, हजम जो है वो बड़ी चीज़ों का छोटी चीज़ों में टूटने को भी कहा जाता है। तो उसमें बहरहाल वो टूट फूट होती है उसमें, और टूट फूट होने के बाद एक रतूबत उसमें शामिल हो जाती है। तो ये पूरा जो ग़िज़ा हम खाए होते हैं वो सारी की सारी एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जिसे कैमूस कहते हैं। तो फिर वो जज्ब होता है कैमूस जज्ब होने के बाद वो जाता है लीवर में। अब लीवर में उसमें फिर फर्दर डाइजेशन होता है, तो जिसे ये हमारे अतिब्बा हजम कब्दी कहते हैं। तो ये जब हजम कब्दी उस ग़िज़ा पर जो हमने खाई है और वो कैमूस की शक्ल में कन्वर्ट होकर लीवर के पास गई है, तो वहाँ लीवर में फिर उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, और लीवर के उस प्रोसेस के बाद ये ग़िज़ा जो हमने खाई है ये ग़िज़ा बदल जाती है एक ऐसी शक्ल में कि जिससे जिस्म का हर उज़्व ग़िज़ा ले सकता है। यानी नाउ दिस diet which we have eaten converted into such form which can provide the nutriment to every organ of the body। तो ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारी जो हायर एनिमल्स में अगर आप देखें तो हायर एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल से बहुत दूर दूर ऑर्गन हैं, तो उन तमाम तक जो ग़िज़ा पहुंचनी थी वो कैसे पहुंचती? तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन इसका होना था कि भाई ग़िज़ा तो मुंह से खाई गई, एलिमेंट्री कैनाल में रही, तो एलिमेंट्री कैनाल से वो जाएगी ना वहाँ जो दूर दूर ऑर्गन हैं उन्हें जानी थी। तो उन्हें जाने वहाँ पहुँचने के लिए उसे किसी ना किसी ऐसी शक्ल में आना था जो वो वहाँ पहुँच सके। तो भाई वो जो वहाँ पहुँच सके, आप आज मॉडर्न उसमें ये कह ले कि साहब ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड और ये सर्कुलेट होकर के वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आज ये कहा जा रहा है कि लेकिन है वो डाइटरी प्रोडक्ट ही है, वो सब एमिनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, जो भी हो वो, लेकिन है तो वो डाइटरी हुई। तो वो लीवर को क्रॉस करके सर्कुलेशन में आते हैं, सीधे सर्कुलेशन से ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे अतिब्बा ने भी ये बताया कि भाई ये एक आती है ग़िज़ा आने के बाद लीवर में आती है, लीवर उन्हें एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो सारे बॉडी में यूज हो सके, और ये इस चीज़ का नाम उन्होंने रखा कि ये दम है। अच्छा, अब यहाँ ये बात समझने की है कि दम में और ब्लड में डिफरेंस है। दम को हम ब्लड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि दम की जो सबसे बड़ी सिफत है वो ये है कि ये पूरे जिस्म को ग़िज़ा फराहम कर सके, यानी इट इज सच ए सबस्ट्रेट विच कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, जबकि अगर आप जो फिजियोलॉजी में जो ब्लड है उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, दैट सिंपली डिलीवर। बट दिस ब्लड, ये जो हमारा दम है ये इटसेल्फ यूज होता है, और जो फिजियोलॉजी का जो ब्लड है दैट वो डिलीवर करता है। तो बहरहाल इसमें मतलब ये कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों को कि भाई हम इसे ब्लड क्यों नहीं कह देते। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर बुनियादी तौर पर आप देखें कि हमारे जो अतिब्बा हैं उन्होंने जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन का डिवीज़न किया है मिजाज के ऊपर, या यूँ कहो कि आप सारा जिस्म जो बना है वो 4 अरकान से बना है, और जिस्म में जितने भी ऑर्गन हैं
वो भी उन्हीं 4 अरकान से बने हैं। और हर ऑर्गन में किसी ना किसी रुकन का गलबा है, यानी कोई ना कोई रुकन हर ऑर्गन के ऊपर डोमिनेट करता है। तो जो रुकन जिस ऑर्गन में डोमिनेट करता है वो उसी का ऑर्गन कहलाता है। और मतलब इस बुनियाद पर आप जिस्म के आज़ा को 4 में तकसीम कर सकते हैं। आज़ाए अर्जी यानी ज़मीन वाले आज़ा, पानी वाले आज़ा, हवा वाले आज़ा और आग वाले आज़ा। ठीक, इन्हीं 4 चीज़ों से बनती है ग़िज़ा। ग़िज़ा में भी चूंकि वो भी मुरक्कब है, कंपाउंड है, तो ग़िज़ा भी इन्हीं 4 अरकान से बनती है। इसी तरह से ग़िज़ा में भी कोई ना कोई रुकन डोमिनेट करता है, तो उसी बेसिस पर ग़िज़ाओं का भी क्लासिफिकेशन इन्हीं 4 में हो जाएगा कि एक ग़िज़ा अर्जी होगी जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट अर्जी होंगे, उसे हम कहेंगे कि ये अर्जी ग़िज़ा है। फिर इसी तरह से पानी वाली ग़िज़ा होगी यानी जिसमें पानी डोमिनेट करेगा। फिर हवा वाली ग़िज़ा होगी जिसमें हवा डोमिनेट करेगी। तो बहरहाल इस तरह से यूँ समझने ना है फिलहाल आपको कि जिस्म के जो ऑर्गन हैं वो 4 तरह के हैं अकॉर्डिंग टू अरकान, और ग़िज़ा भी 4 तरह की है अकॉर्डिंग टू अरकान। तो अब ये अतिबा ने, हमारे जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ग़िज़ा में भी 4 कंपोनेंट, बॉडी में भी 4 कंपोनेंट, तो ये ग़िज़ा जो हम खाते हैं इसमें कोई भी ऐसी ग़िज़ा नहीं हो सकती कि जो सिर्फ एक रुकन की बनी हो, और अगर रुकन अकेला चला जाए तो वो ग़िज़ा बनता भी नहीं है। तो वो जब ग़िज़ा बनता ही नहीं है रुकन, तो इसलिए ज़रूरी थी कि ग़िज़ा कैसी हो, कंपाउंड हो। सर माइक्रोफोन आपका ऑफ हो गया। आप लोग जुड़े रहें, किसी टेक्निकल वजह से सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। सोनी विल जॉइन अस, विल कंटिन्यू एज वेल। हेलो, सुन पा रहे हैं आपको? अरे यार बीच में पता नहीं क्या हो गया बीच में, चलो अब खैर। सर बहुत लाउड एंड क्लियर है। अच्छा, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि ये, तो इस तरह से ग़िज़ाएँ भी 4 अरकान से बनी और जिस्म के आज़ा भी 4 अरकान से बने। तो जी इस तरह से ये ग़िज़ा जब 4 अरकान से बनी हुई ग़िज़ा जिगर में पहुंचती है, तो ये बात देखो आप लोगों को केमिस्ट्री में बताई गई होगी कि डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट सबस्ट्रेट अंडर सिमिलर कंडीशन किसी एक चीज़ को डिफरेंटली एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट सबस्ट्रेट हो और उन पर कोई एक चीज़ एक्ट करे और वो उन्हें सिमिलर चीज़ में कन्वर्ट कर दे, बल्कि वो डिफरेंटली कन्वर्ट होंगे, या यूँ कहो कि वो उसका असर डिफरेंटली लेंगे। जैसे आप बहुत ये सिंपल समझ लो कि अगर आप 3-4 मेटल इकट्ठे करके उसमें HCl डालें तो वो सारे के सारे इक्वली HCl से मुतासिर नहीं होंगे, इक्वली उसका एक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो उससे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगे। तो ठीक इसी तरह से जिगर की जो या लीवर की जो कैपेसिटी है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी, वो एक है, और ग़िज़ा जो गई वो 4 कंपोनेंट वाली गई उसके पास।
तो उसकी ये 4 कंपोनेंट वाली ग़िज़ा पर जब जिगर की एक डाइजेस्टिव कैपेसिटी एक्ट करती है तो वो उसके उन 4 कंपोनेंट को डिफरेंटली ट्रांसफॉर्म करती है। तो डिफरेंटली जब वो ट्रांसफॉर्म करती है तो ग़िज़ा के वो अज्जा जो हवाई होते हैं या जिनका मिजाज हार रतब होता है वो खून में तब्दील होते हैं, जो बारिद रतब होते हैं वो बलगम में तब्दील हो जाते हैं, और जो हार याबिस होते हैं वो सफरा में तब्दील हो जाते हैं, और जो बारिद याबिस होते हैं वो सौदा में तब्दील हो जाते हैं। तो ये इस तरह से खून जो है, जिसे खून कह रहे हैं हम, ये दम ये दम जो है वो 4 चीज़ों पर 4 चीज़ें होती हैं इसमें। एक ऐसी चीज़ होती है कि जो ट्रांसफॉर्म हुई होती है हवाई अज्जा से, एक ऐसी होती है कि जो ट्रांसफॉर्म हुई होती है माई अज्जा से, एक ऐसी होती है कि जो ट्रांसफॉर्म हुई होती है नारी अज्जा से, और एक ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं अर्जी अज्जा से। तो यहाँ अतिबा को ये बात समझी उन्होंने, और समझने के लिए इसकी एक तो ज़रूरत थी और एक ऑब्लिगेशन था। तो ऑब्लिगेशन ये था कि भाई ये जो 4 तरह के आज़ा हैं, इन 4 तरह के आज़ा को तो 4 ही तरह की डाइट चाहिएगी, यानी उनके मिजाजी मुमासलत कहते हैं इसे, यानी जो मिजाज ग़िज़ा का है वही मिजाज उज़्व का अगर होगा तो वो उसे ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकती। यानी जिस तरह से आप यूँ समझ लो कि अगर कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो उस प्रोटीन डेफिशिएंसी को आप प्रोटीन डाइट से ही कंपनसेट करते हैं, फैट से नहीं कर सकते या कार्बोहाइड्रेट से नहीं कर सकते। जब शुगर की कमी होती है ब्लड में तो आप शुगर ही देते हैं। तो वो शुगर क्यों दे रहे हैं आप? इसलिए दे रहे हैं ना कि शुगर की ही कमी है। तो ऐसे ही जब जिस्म में किसी चीज़ की कमी होगी तो वो उसी तरह की ग़िज़ा से पूरा होगा। तो यही कंसेप्ट ठीक अतिबा ने भी दिया कि भाई जिस मिजाज का ऑर्गन होगा उसे उसी मिजाज की ग़िज़ा चाहिएगी या उसी जैसी ग़िज़ा उसे चाहिएगी। तो ये कहलाता है उसूल मुमासलत। ग़िज़ा में उसूल मुमासलत होता है एक, यानी इसका मतलब यूँ समझो आप कि मुमासिल ग़िज़ा, मुमासिल माने आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टाइप जो ग़िज़ा होती है वही किसी चीज़ को न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सकती है। यानी जो आइडेंटिटी मस्ट बी बिटवीन द एक्सेप्टर एंड प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर इज डाइट एंड एक्सेप्टर इज ऑर्गन। तो देयर मस्ट बी ए आइडेंटिटी बिटवीन प्रोवाइडर एंड एक्सेप्टर, या रिसिपिएंट और डोनर में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। और सिमिलरिटी क्या, बल्कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के एग्जाम्पल में अगर एल्ब्यूमिन कम हुई है तो एल्ब्यूमिन के ही कंपोनेंट से पूरी होगी वो। तो इस तरह से अतिबा ने भी ये चीज़ का उन्हें पता था, या यूँ कहोगे ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी, लेकिन एक बहुत मेजर लेवल पर करी, यानी ऑर्गन के लेवल पर। तो उन्होंने इसलिए ये बताया कि भाई जो 4 तरह के ऑर्गन हैं इन्हें 4 तरह की ग़िज़ाएँ चाहिए, एक तरह की ग़िज़ा सबको न्यूट्रिशन नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारा दम है इस दम में 4 चीज़ें हैं जिनमें ये चारों खिल्त, तो इसका नाम खिल्त रखा इसलिए गया कि ये उन 4 चीज़ों का मजमुआ था। यानी इसमें खून भी था, सफरा भी था, सौदा भी था और बलगम भी था। तो कुछ ऑर्गन ऐसे हैं कि जो बलगम से ग़िज़ा ले लेते हैं। अब ये सारा सर्कुलेट हो रहा है जिस्म में, सर्कुलेट होते होते ये हर ऑर्गन को पहुंचता है। तो जो भी ऑर्गन होता है वो अपनी मुमासिल ग़िज़ा, यानी जिस मिजाज का वो होगा या जो रुकन उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा होगा, इधर इसमें खिल्त में भी वो रुकन डोमिनेट कर रहा है, तो ये उससे अपनी ग़िज़ा ले लेता है। तो जैसे यही खून दिमाग में पहुंचेगा तो दिमाग इसमें से बलगम को ज़्यादा हासिल करेगा, बाकी को कम। इसी तरह से जब ये फेफड़े में पहुंचेगा तो फेफड़ा इससे सफरा ज़्यादा हासिल करेगा, बाकी को कम करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खाली सफरा किसी की ग़िज़ा बन सके, या खाली सौदा किसी चीज़ की ग़िज़ा बन सके, या खाली दम किसी की ग़िज़ा बन सके। ग़िज़ा बनने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि मुरक्कब है वो, तो उसे मुरक्कब ही चाहिए।
तो इसलिए बस सिर्फ क्या क्या होता है कि किसी को सफरा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को बलगम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को सौदा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब ये खून हड्डी में पहुंचता है तो हड्डी इस खून में से सौदा ज़्यादा हासिल करेगी, बलगम कम करेगी, सफरा कम करेगी, खून भी कम करेगी, बल्कि वो सौदा जो है वो सबसे ज़्यादा हासिल करेगी, क्योंकि हड्डी में और सौदा में एक आइडेंटिटी पाई जाती है, यानी वो भी सख्त है, ये भी सख्त है, या वो या यूँ कहो आपके वो भी अर्थी है, ये भी अर्थी है। बोन जो है वो अर्थी मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि उनके ऊपर रुकने अर्ज का गलबा है और सौदा पर भी रुकने अर्ज का गलबा है। तो इस तरह से चूंकि दोनों में एक ही रुकन का गलबा है, तो जाहिर है कि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो उससे ग़िज़ा ज़्यादा आसानी के साथ हासिल कर पाएगी, ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। तो इसलिए उसी खून से जो जिगर में बनकर आया है, जिसमें चारों चीज़ें शामिल हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर ये हड्डी उसमें से सिर्फ एक चीज़ प्रीफरेंस के साथ लेती है, यानी प्रीफरेंस करती है ये सौदा को, ना कि बाकी चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा जो मसिल्स हैं, अब मसिल्स में खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मसिल्स खून ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बाकी को कम करती हैं। अच्छा, अब ये जो इसका नोमेनक्लेचर का मसला है कि भाई इसमें चार नाम जो है, ये सौदा सफरा ये आया, तो अब देखो जहाँ जब नोमेनक्लेचर होता है किसी भी चीज़ का, तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है, या सबसे पहला जो नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है उसके फिजिकल विजिबिलिटी के ऊपर। जो चीज़ फिजिकली दिखाई देती है, उस फिजिकल विजिबिलिटी के ऊपर सबसे पहले आदमी का ध्यान जाता है, और उसका नाम रखने के लिए सबसे पहले उसी पे ध्यान जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में भी कि जो जिससे सिमिलर होता है, दिखता है, हम उसे उसी उसी की तरह का कह देते हैं। तो ऐसे ही अतिबा ने भी जब देखा, खून का मुशाहिदा किया निकाल कर, तो इस खून में के मुशाहिदे में उन्हें चार चीज़ें नजर आई, चार रंग की आई। तो ये जो रंग के बेस पर नाम रखे गए हैं इसके, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये फाइनल क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल इससे हम हट नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि ये एक क्लासिफिकेशन वो है कि जो इजी और सबसे ज़्यादा इजी और सबसे आसान था मुशाहिदे में, उसी के बेस पर अतिबा ने इसका नोमेनकल्चर कर दिया कि भाई इसमें एक चीज़ रेड कलर की है, एक येलो कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, और एक वाइट कलर की है। तो वाइट कलर वाली जो चीज़ थी खून में, उसे बलगम कह दिया। जो पीले कलर की थी उसे सफरा कह दिया। जो ब्लैक कलर की थी उसे ब्लैक वाइट कह दिया या सौदा कह दिया, और जो रेड कलर की थी उसे दम कह दिया। लेकिन यहाँ पे मैं वही बात दोहरा रहा हूँ दोबारा कि दम का मतलब वो है कि उसमें चारों चीज़ें शामिल हों, लेकिन उसकी जो सूरती है उसे भी दम कह दिया गया। तो बहरहाल ये जो क्लासिफिकेशन है इनका चार में, इस क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। भाई हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, और यूजुअली जो विजिबल चीज़ होती है उसी के ऊपर सब फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये बाद में देखें आप इसके, अगर सफरा की और सिफात आप देखें, एक रंग एक क्वालिटी उसकी रंग है, रंग के अलावा भी तो उसकी और बहुत सी क्वालिटी है। तो इसी तरह से सौदा को देखें आप, सौदा की एक क्वालिटी कलर है, बाकी भी और क्वालिटी है। तो अगर चाहें हम, या उस पर अगर कुछ काम करना चाहें हम, तो काम करने के लिए बहुत से मौके हैं। हम उनकी बाकी जो सिफात हैं, उन बाकी सिफात के ऊपर भी उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते थे। लेकिन ये कि कलर कलर के बेस पर बहुत से क्लासिफिकेशन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ एक ये भी है। तो इसलिए मतलब इस कलर पर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि भाई ये क्लासिफिकेशन है कलर की बुनियाद पर कर दिया गया है। और इस कलर की बुनियाद पर करने के बारे में ये भी बता दिया गया है कि भाई इस ये जैसे सफरा का कलर पीला क्यों है, इसलिए कि आग का भी कलर वैसा ही होता है। तो उसमें कलर की या जो कलर सिमिलरिटी भी उसमें आई है। पानी भी सफ़ेद है, बलगम भी सफ़ेद है, तो पानी से बनने वाली चीज़ भी पानी ही जैसी होगी। तो बहरहाल इस तरह से उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी इनहेरिट है कहीं ना कहीं, कि जो चीज़ जिससे बनती है वो उसी का रंग लेती है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा तिब्बा ने इसे करने की कोशिश की। तो बहरहाल इसमें बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, या ये सोचने की बात नहीं है कि ये चार ही
हैं और ये चारों कलर के बेस पर क्यों दे दिए गए। तो कलर जो है वो सब मतलब जो भी विजिबल प्रॉपर्टी होती है उस विजिबल प्रॉपर्टी को ही सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करने के बाद उसी के बेस पर हम जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का करते हैं। पर पूरी दुनिया को बांट दिया गया या दो व्हाइट और नीग्रोज में। तो इस तरह से महाराज तो ये कलर के ऊपर इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है कलर के बेस पर। आप कोई दूसरा क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो बस जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आपका वो क्लासिफिकेशन उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो, उससे ना हटता हो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक, तो बस इसमें जो है ना आपको ये सोच सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं और सोचना भी चाहिए आप लोगों को इस बारे में। तो दूसरी सी बात लेकर भी इसका क्लासिफिकेशन मुमकिन है और किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। लेकिन बस ये है कि हमें जब भी हम तिब्ब के किसी भी चीज को सोचें तो उसमें हमें जो सबसे पहली जो चीज है, जो चीज जरूरी है वो ये है कि हम उस नजरिए का या उस थ्योरी की स्पिरिट जरूर देखें कि ये थ्योरी किस प्रॉब्लम के लिए आई थी और हम जो सोच रहे हैं उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम उससे कमोबेश सॉल्व हो रही है तो फिर आप बहुत सही है। और भाई अगर आप उससे ही हट गए तो भी जाहिर है कि वो आपकी वो थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कि जो भी नई थ्योरी आती है वो नई थ्योरी पुरानी थ्योरी को उसी वक्त खत्म करती है कि जब वो वही चीज़ एड्रेस कर रही हो। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को जब ये थॉमसन वगैरह ने रिप्लेस किया है तो थॉमसन ने भी एड्रेस एटम को ही किया था। डाल्टन की भी एटॉमिक थ्योरी थी, थॉमसन की भी एटॉमिक थ्योरी थी। बस डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस यहाँ हुआ कि डाल्टन के यहाँ सिंपलेस्ट एटम था, उनके यहाँ से एटम जो है वो डिवाइड हो गया। तो अब चूंकि वो फर्दर डिवाइड हो गया था इसलिए डाल्टन की थ्योरी खत्म हो गई। तो इस तरह से नई जो थ्योरी आती है अगर उस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट वही है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो चल रही है, तो उसमें उसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर भाई डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट है तो फिर नहीं। तो बात आ तो एक आप लोगों के लेवल की बात में तो ऐसे आप लोगों को बता दिया है कि भाई इसमें क्लासिफिकेशन पर आप जो है बहुत ज़्यादा वो ना हो, ये पीला सफ़ेद बल्ब क्या है। तो ये पीले सफ़ेद इसलिए बता दिए गए कि वही सबसे इजी और सबसे आसान तरीका था देखने का। तो देखने पर जो चीज़ जैसी लगी उसे उन्होंने कह दिया। तो बहरहाल ये तो था कि भाई इस खिल्त को आप इस तरह से समझने की कोशिश करें। अब अच्छा फिर दूसरा एक ये है कि इस खिल्त में फिर एक तो ये हो गया कि ये खिल्त नॉर्मल है। तो नॉर्मल खिल्त वो है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, जब ये इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो क्वालिटी है ये इसकी ख़त्म हो जाती है, किसी भी खिल्त की हो, जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता या जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो जब वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है उसकी, तो भाई फिर ये क्या करता है कि अब न्यूट्रिशन तो दे नहीं सकता, ये ह्यूमर्स अब जो है बदलना शुरू हो जाते हैं। और ह्यूमर्स जब बदलते हैं तो फिर ये अपने नॉर्मल से हट करके एब नॉर्मल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये है भाई मेरी आप लोगों से खास तौर पर रिक्वेस्ट कि आप अंग्रेजी से बाहर आ करके इसे चीज़ों को समझने की कोशिश करो उसी टर्मिनोलॉजी में जिसमें ये दिए गए हैं या जिसमें ये प्रपोज हैं, उसी टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करो। अंग्रेजी में ना तो इनकी इक्विवेलेंट टर्म बन पाती हैं और ना
आप उसे समझ पाएंगे, क्योंकि ह्यूमर में और किल्ट में बहुत फर्क है। तो ये ह्यूमर कह देना किल्ट को, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज होती है कि टर्म जो है वो दो तरह की होती है। एक कंसेप्चुअल टर्म होती है, कंसेप्चुअल टर्म अपने साथ एक कंसेप्ट लिए होती है। तो उस कंसेप्ट को आप अगर ये ट्रांसलेट करते हैं उसे, तो उस ट्रांसलेटेड टर्म में मुमकिन है कि वो कंसेप्ट साथ ना आए। मतलब मिसाल के तौर पे आप यूं ही समझ लें कि किल्ट है, तो किल्ट क्या चीज है? किल्ट वो चीज है कि जो जिस्म को गिजा प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि किल्ट शुड हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द बॉडी। और अगर आप इसे ह्यूमर कहते हैं, तो ह्यूमर में आपके सारे साइटोकिन्स भी आ जाते हैं, ल्यूकोट्रीन्स भी आ जाते हैं, सारे दुनिया भर की चीजें ह्यूमर में आ रही है, तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। तो बेसिक जो नेसेसिटी ह्यूमर किल्ट की है, या बेसिक प्रॉपर्टी जो किल्ट की है, दैट इज टू प्रोविजन ऑफ द न्यूट्रिशन। और अगर आप उसे ह्यूमर कहते हैं, तो ह्यूमर में तो बहुत सी चीजें आती हैं कि जो किल्ट की जो क्वालिटी है या किल्ट की जो नेसेसिटी है उसे एक्सीड करती है या उसे फुलफिल नहीं करती। तो इसलिए फिलहाल आप लोग चूँकि एंट्रेंस पे हैं, तो इस एंट्रेंस पर अपने आप को थोड़ा सा अंग्रेजी से हटा करके, और फिर दूसरी बात यह है ना कि अगर आप अंग्रेजी टर्म इस्तेमाल करके खुद भी ना समझे और दूसरा भी ना समझिए, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं कहलाएगा। अचीवमेंट तो ये है कि आप उसे समझिए, और जिस भी जबान में आप समझ गए अगर, तो समझी हुई चीज़ तो आप इशारों में भी बता सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी टेंडेंसी नहीं है कि हम कोशिश करें कि हर चीज़ की अंग्रेजी करी जाए। तो भाई इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि कोशिश करिए कि आप इस्तिलाहों को समझिए। ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, इस टर्मिनोलॉजी को उसी उसमें समझिए जिसमें ये प्रपोज की गई है, वो चाहे अरबी में हो या ग्रीक में हो। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना या अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके बताना बहुत अच्छी बात नहीं है, उससे मिसकंसेप्ट पैदा होता है। क्योंकि दिमाग पे जब इंग्लिश टर्म आती है, तो उस इंग्लिश टर्म के साथ उसकी जो कंसेप्ट है वो भी हमारे साथ साथ चला आता है। तो इसलिए हमारे साथ जो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि एक तो टर्म होती है कंसेप्चुअल, तो कंसेप्चुअल टर्म के साथ तो कंसेप्ट आएगा, और एक नॉन कंसेप्चुअल टर्म होती है, उसमें आप ट्रांसलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बहरहाल मैं कह रहा था आप लोगों से कि भाई इस तरह से थोड़ी सी कोशिश आप ये करें कि इसने इसी टर्म में समझने की कोशिश करें, क्योंकि तिब की जितनी भी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी कंसेप्चुअल हैं, और कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी को किसी दूसरी जबान में ट्रांसलेट करना नामुमकिन सा ही होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट उसके साथ हम अटैच नहीं कर सकते, बल्कि जो इक्विवेलेंट टर्म हम लाते हैं उसके साथ एक दूसरा कंसेप्ट होता है, फिर हमारे जहन में वो कंसेप्ट आता है, और इसलिए एक जहन में तिल्ट मिल्ट सा हो जाता है मैटर। तो बहरहाल मेरे अपनी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश ये करो कि अपनी टर्म को समझो, अपनी टर्म को बताओ, कोशिश ना करो कि उसके इक्विवेलेंट टर्म आपको दी जाए या कोशिश करें आप। तो बहरहाल तो अब किल्ट पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ये किल्ट अपनी जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज से हटता है, तो फिर ये यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे आप देखें कि अगर आप ज़्यादा खाना खाओ तो वो उस दिन डाइजेस्ट नहीं होता, फिर क्या होता है? था तो वही खाना, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या क्या उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो नॉर्मल नहीं होती, तो वो इंडाइजेशन की तरफ चले जाता है, और इंडाइजेशन के बाद फिर आपको कुछ वोमिटिंग या लूज मोशन वगैरह कुछ इस तरह की जो चीज़ें ये हो जाती है। ये क्यों हो गई? ये इसलिए हो गई कि वो ग़िज़ा जो आपने खाई थी वो ग़िज़ा डाइजेस्ट नहीं हुई प्रॉपरली। तो इसी तरह से कभी कभी हेल्थ की भी जब ये अपनी प्रॉपर्टीज से हट जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की। तो फिर ये जो है एबनॉर्मल होकर के कहीं ना कहीं जिस्म में जमा होना शुरू होते हैं। तो जब ये जिस्म में जमा होते हैं और एबनॉर्मल हो जाते हैं, एबनॉर्मल मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, कोई भी बॉडी में ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना कर सके
उसे फिर क्या कहते हैं, उसे वो तिब में फिर वेस्ट चीज़ मानी जाती है, या वो फुजलात कहलाते हैं। तो अब ये फुजलात हो जाते हैं, और अब चूँकि इनकी सिफत तो वैसी नहीं रही जो इनकी थी, तो इसलिए अब फुजलात हो गए। तो फुजलात जब हो जाती है तो वो फिर उनसे कोई ना कोई बीमारी जो है वो पैदा होना के इम्कानात हो जाते हैं। ये नहीं कि यकीनी बीमारी पैदा होगी, लेकिन वो आदमी के जिसके जिस्म में इस तरह की चीज़ें जमा हो गई, वो ससेप्टेबल हो जाता है किसी ना किसी ऐसे मर्ज के लिए कि जो उससे खिल्त से जो उसमें के जिस्म में जमा हुआ है, उससे वो मुताबकत रखता हो या उससे वो मुमाशला रखता हो। तो वो तमाम ऐसी बीमारियाँ कि जो इस तरह के खिल्त की वजह से होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें फिर हम खिलती अमराज में रख देते हैं कि भाई ये सौदावी मर्ज है, ये इसका जो सौदा की वजह से हो गया वो सौदावी, और भाई इस तरह बलगमी मर्ज। तो ये जो बलगमी और ये खिलती अमराज जो है वो उन खिल्त के से ही पैदा होते हैं, और कब होते हैं कि जब वो अब एबनॉर्मल हो जाते हैं या जिस्म उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और ये बस यूँ समझ लो आपके वेस्ट की जो डेफिनेशन तिब में दी गई है उससे अच्छी डेफिनेशन किसी दूसरे सिस्टम में नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिस्म में जिस पर तबीयत अपना असर करना बंद कर दे वो फुजलात में चली जाती है। तो इसी तरह से ये खिल्त भी जब तक सही रहते हैं तो तबीयत इन पर असर करती है और इन्हें जिस्म में लगाती रहती है। जैसे ही ये एबनॉर्मल होते हैं तबीयत इन पर अपना जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चों को एक जो बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है जिसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है फर्स्ट ईयर में, और कुछ लोग इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो फिर उसके लिए आई ओपनिंग भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस टर्म्स को बहुत आसान करके इंशाल्लाह ये लोग आगे आएंगे तो और इनको इन पे बातें खुलेंगी, जिस तरह से समझ में आएगी। जिस लेवल पे इनको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो पा रही हैं, ये खुशकिस्मत है कि इन चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। कुछ सवालात है बच्चों के, जैसे एक सवाल ये आया है कि दम और ब्लड आपस में कैसे डिफरेंट है, थोड़ा सा और वजाहत इनको चाहिए समझने के लिए। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा एड्रेस करें। जुल्किफ सर जुड़े हुए हैं सर? सर आपको आवाज जा रही है मेरी? ऑनलाइन मीटिंग में है। हेलो, जुल्किफ साहब अभी ले रहे हैं ना तनवीर? शायद एग्जिट हो गए या फिर आवाज म्यूट हो गया सर का, वो जल्दी फिर ज्वाइन है तो करेंगे। दिखाई दे रहा जुल्किफ साहब है तो आवाज भी उनका है। हेलो सर आपको हेलो, हाँ जुल्किफ साहब अस्सलाम वालेकुम, सुन पा रहे हैं? डॉक्टर लारी बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हम कैसे हैं आप? ठीक है जी दुआ हेलो। एक सवाल था बच्चों का सर, सवाल ये था कि अरे बाकी बच्चों से मेरा एक खिताब तो मुकम्मल हो जाने दो। अच्छा ठीक है सर जो है इसकी छोड़ अरे देते यार हैं वो। लारी भाई, मुझे ये कंप्यूटर आता नहीं है, बीच बीच में गड़बड़ कर देता है, कुछ ना कुछ रिज्वाइन करना पड़ता है फिर मुझे। ठीक है सर, वो बस आपको थैंक्स करना चाहेंगे सर। तो जुल्किफ बस साहब एक का दो मिनट और दे रहे हैं आप मुझे, फिर मैं खत्म करके सवाल ले लूंगा। ठीक सर, ठीक है। अपने को तो बहरहाल मैं ये बता रहा था आप लोगों से कि भाई इस तरह से जो अमराज होते हैं इन फिल्ट से, उन फिल्ट से होने वाले अमराज में जो उसूल है वो यही है कि उन मवाद को या उन मैटर्स को जिनकी वजह से वो बीमारी हुई है, और जाहिर है कि वो मैटर बने होते हैं ग़िज़ा से ही, तो उन्हें जिस्म से निकाला जाए और जिस्म में उनकी जो पैदाइश है उसे कम करा जाए। तो इसलिए हम दोनों चीज़ें, डाइटोथेरेपी और ये परगेशन और वगैरह जो एलिमिनेटिव थेरेपी, जो हमारी थेरेपी है, इन दोनों की बुनियाद भी इन्हीं खिल्त की वजह से है।
क्योंकि डाइट से खिल्त बनता है, उस खिल्त से मर्ज पैदा हो रहा है। तो हम उस खिल्त की पैदाइश को डाइट में मॉड्यूलेट करके डाइट को चेंज करके कर सकते हैं, और उधर जो बन गए चीज़ें उन्हें हम एलिमिनेट करके जिस्म को उनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई भी तिब का नज़रिया पढ़ें तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें किस चीज़ को एड्रेस किया गया है। जैसे खिल्त के नज़रिए में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन को एड्रेस किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन के की प्रॉब्लम को इसमें एड्रेस किया गया है। दूसरे डाइटरी ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें एड्रेस किया गया है कि डाइट किस तरह से कन्वर्ट होती है ऐसे सबस्ट्रेट में कि जो यूटिलाइजेबल होता है या विच कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गन। फिर डिफरेंट ऑर्गन कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं ये है। और चौथी चीज़ ये है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर है उसमें और जो न्यूट्रिशन टेकर है उसमें किस तरह से सिमिलरिटी बनाई जाती है, किस तरह से आइडेंटिटी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप इकट्ठी करेंगे अपने जहन में तो फिर आपको ये लगेगा कि कहीं ये खिल्त की थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नहीं है, बल्कि ये तो आज तक भी अच्छी खासी एप्लीकेबल थ्योरी है और इससे हम बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। प्रॉब्लम जो हमारी आएगी आप लोगों को वो आएगी बुक के लेवल पर, क्योंकि बुक में जो चीज़ें लिखी गई है वो सिर्फ एक लिमिटेड करके लिख दी गई हैं और वो इतनी लिमिटेड हो गई हैं कि उनसे हमारा काम चल नहीं पाता या उन्हें पढ़ने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी अपने टीचर्स से कंसल्ट करके एक किताब जो है ऐसी के जो थोड़ा सा जिसमें तफसील से बातें लिखी गई हो जो आपको तसल्ली बख्श हो वहाँ तक उन किताबों को आप देखें। और जहाँ तक मॉडर्न फिजियोलॉजी का मामला है, मॉडर्न फिजियोलॉजी से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसकी हेल्प आपके मसले के हल के लिए होनी चाहिए, ना कि आपके जो तिब के नज़रियात है या तिब की जो थ्योरी तिब की जो चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। उन्हें ख़त्म नहीं करना, आपको उन्हें समझने की कोशिश करना है, तभी आप एक अच्छे तबीब बनेंगे। जितना आप इन चीज़ों को समझ लोगे तिब के जो बुनियादी नज़रियात है उतना ही अच्छा आप बाद में जाकर के इलाज मुआवजे में आपको सहूलत होगी। तो यहाँ ना तो मॉडर्न मेडिसिन को ना मॉडर्न नॉलेज को आपको एडॉप्ट करने को मना नहीं करते हम, लेकिन हम ये हमारा सजेशन ये है कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें अपने चीज़ों को समझने के लिए बेहतर तरह से, लेकिन हम अपनी जो चीज़ें हैं तिब की जो चीज़ें हैं उन्हें तिब के ही कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए समझें। अच्छा भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए। भाई आप लोगों के तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर कुछ सवाल ले पाएंगे? जज़ाकल्लाह। अब बताइए मुझे क्या है। कुछ सवालात ले पाएंगे? कुछ सवाल आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं आपकी ये बताइए। एक सवाल वही जो रिपीट करना चाह रहे, बार बार थोड़ा सा वजाहत और चाहिए था। दम और बलगम में डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। क्या चीज? दम और खून में किस तरह से, ब्लड में और दम में किस तरह से डिफरेंट है, थोड़ा और समझना चाह रहे हैं। वो तो मैंने बता तो दिया कि ब्लड जो है फिजियोलॉजी में जो ब्लड है उसमें, और तिब का जो खून है दम जो है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि दम की जो सिफत है या प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोविजन ऑफ द न्यूट्रिशन, वो इटसेल्फ न्यूट्रिशन होता है, जबकि फिजियोलॉजी में जो ब्लड है दैट इज सिंपली ए वेहिकल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके सर, एक और सवाल था, पीजी स्कॉलर पूछ रहा है, खैर उसके लिए तो दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, फिर भी चूंकि यहाँ पे सवाल आया है कि जो प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे होते हैं रिसर्च का, उसमें इस तरह से रुकनी अमराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच हमारा, वो क्यों नहीं रख पा रहे हैं? तो मना कौन कर रहा है भाई उन्हें? मतलब वो अगर उस प्रोटोकॉल में अपने रुकनी अमराज को लाना चाहते हैं तो उसे मना कौन कर रहा है भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि लाओ। और हमने तो मतलब अभी एक पेपर में मैंने तो बाकायदा ये चीज़ बताई है
कि भाई जो तिब में हमने जो अमराज की तकसीम की है वो अक्सर खिलती और मिजाजी ही उस पर करके छोड़ दी है, तो बल्कि हमें अभी ज़रूरत ही है कि इससे आगे आने की ज़रूरत है, हमें रुकनी अमराज की और बाकी तमाम अमराज की भी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो ये सवाल पीजी लेवल पर तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक स्केपिज्म है। एक सवाल सर आया है कि पैथोलॉजी को, यूनानी पैथोलॉजी को समझने के लिए कौन से बुक को रेफर किया जाए? यार देखो, ये तो बनी इसराइल वाला सवाल है कि गाय कौन सी का ज़िबा करेगी। अरे यार पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ लो। पीजी स्कॉलर्स के सवाल आ रहे थे सर ये। बताइए। अरे सवाल ऐसा हो यार जो सवाल जिसका जवाब देना। चलो भाई बताओ, आप सवाल आप बताओ। तनवीर, जी सर, तनवीर, मैं बहुत ही ज्यादा माजरत सवाल के साथ कॉलेज यार के भाई वाइस पहले आप वीडियो ऑन कर दो, आप मुझे दिखाई तो दो। अच्छा सर। तनवीर, सर हाँ बगैर वीडियो। किसी ताखीर के कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं, आपको सुन भी रहे थे, हम लोग सब महसूस कर रहे थे। इंशाल्लाह रिसर्च के ताल्लुक से जब आपको हम लोग जहमत देंगे तो बहुत सारे सवालात जो आएंगे उसका जवाब और वो मिलेंगे हमको, इंशाल्लाह मुस्तफीज होंगे आपसे। मैं वाइस प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त करता हूं कि आप प्रोफेसर जुल्किफ साहब का इजाज़त तशक्कुर पेश करें। सर लगभग 1 घंटा से ज्यादा से हमारे बीच थे, टाइम निकाला, सफर में थे, उसके बाद भी एक तो अभी सवाल अगर है कुछ तो दे लो। देखो कुछ ब्रीफ करके सवाल अगर है तो तुम अपने से पूछ लो तनवीर। लैंग्वेज बच्चों का ठीक नहीं रहता है ना, वो तो देखो समझ। तनवीर, सवालों से नहीं रोका जाना चाहिए, नहीं तो वही ज्यादा इंटरेस्ट तो वही से खत्म हो जाता है। सर एक बच्चा ये कह रहा है कि अभी जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो क्यों हम परहेज करें? अगर टर्मिनोलॉजी को बदलने में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम नई टर्मिनोलॉजी तय कर लें जिससे आसानी से हम समझ पाए। मैंने बताया है ना कि भाई टर्मिनोलॉजी बदलने में दिक्कत नहीं है, हमें हमें दिक्कत उस टर्म के साथ जो कंसेप्ट है वो कैसे अटैच करोगे आप। मतलब मिसाल के तौर पे गिजा है, तो गिजा के साथ तिब में एक कंसेप्ट है कि वो शय जो वारिद बदन हो, और ये सारा कंसेप्ट है उसके साथ। तो इसलिए गिजा को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो वो गिजा के साथ वो कंसेप्ट भी आएगा या नहीं आएगा। अब देखो वो जो भी वो लड़का ये सवाल पूछ रहा है उससे ये पूछो आपके ह्यूमर जो मॉडर्न पैथोलॉजी में ह्यूमर जो है वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ तो जो ह्यूमर, अगर आप उसे ह्यूमर कह देते हो तो ये ह्यूमर हमारे जो तिब के हिसाब से तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, वहाँ पैथोलॉजी में जाके तो ये नुकसान कर रहा है मीडिएटर के। तो फिर कैसे आप मतलब उसे दो को कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए ह्यूमर जो है वो मॉडर्न पैथोलॉजी में एक डिफरेंट सेंस कैरी करता है और फिल्थ जो है एक डिफरेंट सेंस कैरी करता है। तो मेरा जो एम्फेसिस है वो इस पे नहीं है कि भाई हम अंग्रेजी यूज ना करें। मेरा एम्फेसिस सिर्फ इस बात पे है कि जब हम कोई टर्म बनाएं की वजह तो उसके साथ वो कंसेप्ट जो है उसका वो अटैच करना हमारी जिम्मेदारी होती है, जिससे कि वो वही बात कन्वे करे जो सही है। और अगर कोई डिफरेंट बात उससे कन्वे हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना, मिसकंसेप्शन होगा। तो बस ये है मेरा तो सजेशन, और कुछ नहीं है। ये नहीं कह रहा मैं कि भाई अंग्रेजी यूज ना करो। जो मैं समझ रहा हूँ तो बेहतर है कि हम अपने जो टर्म है, जैसे गिजा है तो गिजा ही रखें। ये भी पॉसिबल है कि उसको हम फूड ना कहें। दूसरी मेरी बात हाँ ये है कि हालांकि ये बच्चे जो आते हैं वो इतनी अंग्रेजी नहीं जानते कि इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सके, लेकिन चूंकि शुरू से इन्होंने 12th तक जो सिलेबस पढ़ा है उसमें जो वे ऑफ बुक की जो लैंग्वेज रही है वो ज्यादातर इंग्लिश रहती है, तो इनको एक खफत बनी रहती है कि उर्दू की वजह से शायद हम समझ ना पाए। इनके लिए सर क्या मैसेज है आपका? भाई, इनके लिए जो टीचर्स को जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर में, वो जिम्मेदारी जो है ना वो तो टीचर की है। अब कि जब ये आपके हवाले हुए हैं तो शुरू में आप इन्हें इस तरह से लेकर चले कि इन्हें चीज़ों को जब आप समझाओगे ना। देखो तनवीर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बच्चे की समझ में आ रहा है ना तो फिर जबान मैटर नहीं करती।
हाँ, जहाँ उसके समझने में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ जबान मैटर करना शुरू करती है। अगर उसे अंग्रेजी में समझ में आ रहा है तो वो चीज़ आप उसे अंग्रेजी में ही समझा दो, जो चीज़ उसे उर्दू में समझ में आ रही है। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि कॉमन लैंग्वेज मदर टंग में जो बात समझ में आती है वो दूसरी जबान में समझ में आ ही नहीं सकती। तो ये बहरहाल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर की है कि वो टीचर उसे इस तरह से समझाए, उसी जबान में समझाए कि जिसमें वो इजीली कंसीव कर सकता है, और वो जबान जाहिर है कि उसकी मदर टंग ही होगी। लेकिन यहाँ टीचरों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है इब्तदा में। बाद में तो फिर वो टेकर स्टूडेंट खुद कर सकता है, लेकिन इनिशियली टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उन्हें वो उन चीज़ों से फेमिलियर करें। जी सर, ज्यादातर यही होता है कि खौफ, जिस तरह से इंग्लिश का खौफ होता है उस तरह उर्दू के खौफ की वजह से ये डर जाते हैं और उन चीज़ों को बनने रहते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बीओएमएस की समझ बढ़ती है तो वो प्रेफर करते हैं उन चीज़ों को उर्दू में ही बेसिक को पढ़ा जाए। एक सवाल और आया है सर, कुलियात डिपार्टमेंट का पीजी हमारा, ये वहाँ नहीं है लेकिन चूंकि सब मिले हुए हैं इसमें, तो आपसे सवाल है कि बुनियादी तौर पे इनको सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के लिए मोटी मोटी बातें क्या है, फिर उस पर एक्सटेंसिव लेक्चर हम लोग लेंगे इंशाल्लाह। आज का सवाल यही है सर। भाई सबसे पहले वो अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखें। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में से वो सब टॉपिक देखें। मसलन मिसाल के तौर पे वो मिजाज पे काम करना चाहता है, तो मिजाज का उसका इंटरेस्ट है मिजाज में, मिजाज को देखें। फिर मिजाज में से सब टॉपिक बनाए कि मैं इंसान के मिजाज पे काम करूंगा, मैं हैवान के मिजाज पे काम करूंगा, मैं नबातात के मिजाज पे काम करूंगा, मैं औरतों के मिजाज पे काम करूंगा, मैं मर्दों के, जिस भी टॉपिक को फिर उसे सब टॉपिक में डिवाइड करे। वो उन सब टॉपिक में डिवाइड करने के बाद फिर उसे अगर फर्दर उसमें कहीं डिवीजन की गुंजाइश है तो वहाँ डिवीजन करे। डिवीजन करने के बाद फिर क्वेश्चन बनाए, उस पर 10-20 क्वेश्चन बनाए। 10-20 क्वेश्चन बनाने के बाद उनमें से कोई भी जो वहाँ एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट के पास ले जाए और उन 10-20 क्वेश्चन में से एक टॉपिक वो अपने प्रॉब्लम बनाए या उसे रिसर्च टॉपिक बना दे। यूँ मतलब मैं बता दूं फिलहाल बैठे बैठे, मतलब मिसाल के तौर पे मैं बता दूं भाई तो कुव्वत पे काम करते थे, अगर कुव्वत तो इतना बड़ा टॉपिक है उसमें किस तरह से काम कर लेगा वो। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मिल जाए ना, ये बात सबसे ज़्यादा जरूरी है। फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह से एक सवाल और है सर, जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक दिन हम लोग की गैदरिंग में कहा था कि हमको रिसर्च या तो बेसिक चाहिए या अप्लाइड चाहिए। मतलब उनका इशारा ये था, उनका ये कहना था कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं या तो आप बेसिक पे करें, जो आपके सिद्धांत है उस पर काम करें ताकि कुछ नया निकल के आ पाए, रिसर्च विजिबल हो, या फिर कुछ अप्लाइड पे करें। तो उन्होंने इशारा दिया था कि जैसे हमारे यहाँ जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, अभी कोविड है, तो क्या हम लोग की वसत है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस और कोविड दोनों पे कोई प्रोटोकॉल डेवलप कर सके हम, और कौन सा डिपार्टमेंट इसको कैरी करे? कोविड पे तो इतना बढ़िया प्रोटोकॉल डेवलप होता है और इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं तो बहरहाल यार कुछ देखा है मैंने कोविड के पेशेंट्स में, जो अपने दवाएं ली हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बस ये होता है कि भाई हमारी जो लिमिट है ना, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे जाने से रोक हम उसे जरूर सकते हैं। तो इसमें मतलब मेरा तो कहना ये था कि भाई हम लोगों को ना सिर्फ प्रोटोकॉल डेवलप करने चाहिए थे, बल्कि हमें अपनी दवाएं जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का उनका कुछ ना कुछ तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए था और पब्लिक को बेनिफिशिएट करना चाहिए था हमें। लेकिन हम इत्तेफाक से नहीं कर पाए, ये बदकिस्मती है हमारी। तो अभी भी वक्त है, अभी भी जो लॉस हो गया, लेकिन अब जो फर्दर हम कर सकते हैं तो उसमें जो मैं तो मतलब ये समझता हूँ कि भाई हमें जो अपनी दवाएं हैं इन दवाओं के नुस्खे तैयार करके और वो डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। कम से कम ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो उससे डेफिनेटली कम हो जाता है। जो बिहार को बहुत दिनों से परेशान कर रहा है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का, तो एक प्रोटोकॉल उस पे मतलब कुछ नुस्खे जो है वो समराइज हुए हैं यूनानी के, आयुष के, उसके होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के। वो चाह रहे थे कि कुछ लॉन्ग टर्म रिसर्च भी इस पे हम लोग प्रपोज करें।
तो भाई उसके लिए देखो, थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए। ऐसा है कि सब करते हैं, होम्योपैथिक वाले भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आयुर्वेद वाले भी करते हैं, हम भी कुछ भी करते हैं। तो इसलिए हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि एंसेफेलाइटिस के नुस्खे नहीं है, सरसाम हार के नुस्खे बहुत बताए गए हैं। कोई भी एक सरसाम हार का नुस्खा लेकर के हम उसे जो है टेस्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं, और उससे यकीनन फ़ायदा होगा। भाई ये देखो, ऐसा है कि अगर आप उस स्टेज में दे दिए जिसमें वो रिवर्सेबल है, तो वो डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगी। तो इससे आप, हमारे जो दो मकसद होने चाहिए फिलहाल, एक तो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम कम कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। तो हमारी दवाओं से कम ये तो तय है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो कम हो जाता है, पेशेंट जो है रिकवरी सी हो जाती है, कुछ स्टेबल से हो जाते हैं, तो स्टेबल होने के बाद भी वो ट्रीटमेंट ले सकता है फिर। कम्युनिटी लेकिन मेडिसिन में कुछ विजिबल रिसर्च टॉपिक सजेस्ट करेंगे? वैसे तो डिटेल में बात होगी, कुछ सवाल आ रहे हैं इसलिए मैं पूछ पा रहा हूँ। भाई देखो, फिलहाल रिसर्च टॉपिक तो नहीं सिलेक्ट हो रहे। कुछ बेसिक रिसर्च जो यूनानी के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हो सर। यार टॉपिक के लिए असल में माइंड होना चाहिए उसी तरफ, तब जाके वो होता है कि हाँ। फिलहाल तो मैं जब एक हम लोग का ये खत्म होता है तो फिर रिसर्च का भी सीरीज होगा, इंशाल्लाह आपको उस पे भी जहमत देंगे हम समाप्त कर लोग। नहीं रहा है, फिलहाल तो मैं यही करके आया था फिल्स का ही। जी जी। तो मैं बिला ताखिर किए हुए सर का कीमती वक्त लिया। आप बच्चे, आप लोग अभी सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद जुल्किफ्ले साहब को, और आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से हैं। बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठा नहीं की जा सकती है। सर स्टिक टू द टॉपिक थे, और मुझे, मैं महसूस करता हूँ बहुत दिनों से मुझे भी सुने हो गया था, मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। बिला किसी ताखिर के कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब जो जुड़े हुए हैं इनसे, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर का, और सर वक्त निकालने के लिए आप खुद ही सर को वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। प्रोफेसर अरे नहीं यार, तबरेज जरूरत अख्तर नहीं लारी साहब। है। हाँ है। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम जुल्फी भाई। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपने टाइम दिया। आज से हम ट्रैवल में थे, इसलिए आपको उसमें नहीं कर पाए थे, और शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में नहीं आ पाए थे, तो गाड़ी आज नहीं थी तो बाई बाई रोड थे। और लास्ट टाइम जब आप लोगों ने दावत दी भाई था, हाल में था नहीं मैं क्या आता। अरे सर, मैं क्या आपको दावत दूंगा? आप तो इतने बड़े इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं सर, जो है तो बस एक मौका है छोटा सा, जो कि इस बार में हम सोचे कि कुछ लोग, अभी तो जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया है सर, पता ही होगा आपको। जस्ट जनवरी में भी हम लौट के आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे, जो वाइस प्रिंसिपल आए हैं सर। तो धीरे धीरे कुछ ठीक कर रहे हैं सर, तो ये एक बहाना था, सोचा कि इसी बहाने कुछ लोगों को जो है लिस्टिंग कम से कम कर लिया जाए, क्योंकि मेमोरी भी अब है ही नहीं, तो ये बेचारे तनवीर साहब वगैरह लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छा खासा, और अच्छे खासे लोगों को लिस्टिंग कर रखा है लोगों ने। और इंशाल्लाह इसको, इस लिस्ट को हम चाहेंगे कि फर्दर करेंगे सर। ये मौका था सर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा, इन लोगों ने, इस CCIM ने एक नया ट्रांजिशनल प्रोग्राम बनाया था उन लोगों के लिए जो नए लड़के जो एडमिशन लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और डिफरेंट सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया था, हम लोगों ने अपने से थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया है। बेसिकली उसमें ये था कि इंट्रोडक्शन को जाए, यूनानी सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके इमिनेंट पर्सन क्या हैं, इसके सक्सेसफुल पर्सन लोगों का हिस्ट्री क्या है, ताकि, और फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आके बताएं कि यूनानी सिस्टम के मेरिट्स क्या है, ताकि ये लोग जो है डटे रहे, जो है यहाँ पे वो भागे नहीं छोड़ करके। अब मैंने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया कि सर इस साल मेरे यहाँ PG भी शुरू हो गया था, और लगभग 31 लोगों का एडमिशन हुआ है सर, तो मैंने इसी में जो उनको भी जोड़ लिया, क्योंकि उनका क्लासेज अभी हम शुरू नहीं कर पाए थे करने जो है, तो ताकि ये लोग भी इसी से जुटे रहें, और वो कुछ जो है वो हमारे सीनियर टीचर से सीख सकें, तो पढ़ने पढ़ाने का एक जो है जो ट्रेंड होता है वो तो पहले जान जाएगा। तो यही थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने किया सर, और माशाल्लाह अच्छे फैकल्टीज मिल गए हैं धीरे धीरे, जो है आप जैसे लोग टाइम दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा रिक्वेस्ट एक है आपसे सर, छोटा सा रिक्वेस्ट है, हालांकि ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सोचते हैं यहीं पे कर लें आपसे। सर हम लोग वो बनाने जा रहे हैं अपने PG के लिए अलग से जो है एथिकल कमेटी, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज, और कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से PG कुछ था नहीं सर जो है।
और जहाँ नहीं होता है आप बेहतर जानते हैं सर, नया जहाँ शुरू होता है क्या प्रॉब्लम्स आता है सर। तो हम चाहेंगे सर आपकी कुछ गाइडलाइन थोड़ी सी मिलती रहे, बराबर हम कमेटी ऐसे बना रहे हैं तो सर को शामिल करेंगे, लेकिन आप दी कमेटी भी सर आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे तनवीर के थ्रू, कि थोड़ी सी गाइडलाइन आप मुझे देते रहेंगे किस लाइन में हम लोग जाएँ सर। यही बस सर सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, और बहुत बहुत शुक्रिया सर अगेन जो है। बात करें तो प्रिंसिपल साहब भी सर ज्वाइन करने वाले हैं, जस्ट अभी पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। वो इसी इन्हीं बातों के साथ जो आपसे काम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आपसे इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में भी आप मेरे साथ रहेंगे, एक्सपीरियंस से अपने नॉलेज से जो है हमको जो है थोड़ा बहुत शेयर करते रहेंगे सर, ताकि हम इस नॉलेज को आपकी गाइडलाइन में लेके जा सकें। थैंक यू सर। जो है और कुछ है तनवीर? बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे गेस्ट स्पीकर का भी और हमारे वाइस प्रिंसिपल सर का भी। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हाफ जो आज का प्रोग्राम था यहीं पे अख्ताम पाता है। आप लोग रेस्ट कर लें, इंशाल्लाह 2 से हम लोग फिर जुड़ेंगे। तो उसके बाद जो प्रोग्राम आएगा उसमें एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डॉक्टर निज़ाम आपको देंगे। तो इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। जो बेसिक आपका स्किल्स होना चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट में, जो फर्स्ट एड में क्या स्किल होने चाहिए, डॉक्टर एमडी रजी अहमद की जगह डॉक्टर निजामुद्दीन साहब आपको यही क्लास से आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, आपके लर्निंग स्किल टाइप का होगा वो। बहुत सारे लोग हो सकता है उसको जानते भी हो, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो बिला किस ताकत के आप लोग खाना वाना खा लें और ताज़ा दम हो जाए। इंशाल्लाह 1:45 में जुड़ेंगे, 2 से फिर वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। प्लीज सेंड द अटेंडेंस लिंक। लगा जी ममका मार दियो ये आपके टाइम से लिखने लगा। अब तो बोल दिया ना। नौ से दो गया। 9 से 2 गया।